Good morning, everyone. Welcome back on Key of Labasna. So, guys, I am really sorry कि मैं आधा हिंदू के रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या है कि बीच में से मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने जो रेगुलर थे वीडियोस वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा सा ज़ुकाम है मुझे अभी भी, लेकिन फिर भी आज इकोनॉमिक सर्वे हमारा अपलोड हो चुका है। बजट सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी। आज फरवरी के अंदर हमारा जो भी विंटर सेशन है वो हमारी पार्लियामेंट का स्टार्ट हो चुका है। सो इकोनॉमिक सर्वे आज का अभी आ चुका है। तो हम इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट हमारी जो न्यूज़ इसमें से निकलेंगे, जितना भी हमारा करंट अफेयर इसमें से निकलेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम अपने इनके बैकलिंक्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये हमारे जीएस पेपर नंबर 2 इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और लगभग हमारा जो प्रीलिम्स हैं और मेंस हैं, यहाँ से पूरे के पूरे फैक्ट यहाँ से हमारे कवर होते हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इसका कॉन्टेस्ट दिया हुआ है और उसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। देखो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है और जो उनके पूछने के तरीके हैं वो अभी ही मतलब उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी कि यूपीएससी के जो बजट सेशन होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है या फिर जो बजट होता है, इनमें जो स्कीम्स होती हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो थीम होती है वही यूपीएससी के मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े बैक पॉइंट हैं वो भी उसमें मेंशन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि प्रीलिम्स के फैक्ट को कवर करते हैं। तो देखो, यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो बहुत ही इजी और एकदम डिफाइंड है, ठीक है, जिसे यूपीएससी पहले डिफाइन कर देता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं, देखो, इकोनॉमिक सर्वे को हम बहुत आराम आराम से पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं और उन 12 चैप्टर के हम हर एक चैप्टर को 2 दिन में कवर करेंगे, जिससे हमारे अंदर कोई ज़्यादा हमसे कोई ऐसा कोई पॉइंट मिस ना हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और हम उसे मिस कर दें। तो अभी मार्केट के अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड कंटेंट होंगे। तो आपको कोई भी एक जगह से आपको इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं और उसके बाद में उनको मल्टीपल रिवीजन करने हैं। आराम आराम से हमको पढ़ना है। हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट को दोनों को पढ़ना है, डिस्कस करना है, बैकलिंक्स को रिवीजन करना है। तो देखो, चलते हैं। इसके अंदर पहले चैप्टर दिए हुए हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022 एंड 2023 रिकवरी कंप्लीट। तो देखो, इस चैप्टर में है ना, बेसिकली जो रिकवरी होंगी, जो कि हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जो कि डायरेक्ट मेंशन किया गया है हमारे इकोनॉमिक्स के मेंस के सिलेबस के अंदर, इंडियाज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, वो हम देखेंगे। कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, हमारी इकोनॉमिक के सामने, या फिर हमारी इकोनॉमिक के सामने कौन कौन से चैलेंजेस अभी आए बीते हुए 2022-23 के सेशन में, वो। और एंड इंडियाज़ मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक एंड द ऑप्टिमिज्म ऑफ द होप, यानी क्या क्या हमारे कैपिटल मार्केट में होगा, कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कौन वो स्कीम्स अपना इम्पैक्ट कैसे इंडिया के मार्केट में और इंडिया की इकोनॉमिक में रोल करेंगी। फिजिकल डेवलपमेंट्स, रेवेन्यू रिविलेश, मॉनेटरी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के पोर्शन से रिलेट करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स के जो 7 पिलर होते हैं, उन 7 पिलर को हमें यहाँ से मैनेज करना है, ठीक है। मॉनेटरी मैनेजमेंट है, फाइनेंस इंटरमीडिएट है, गुड ईयर है, जिसके अंदर इसके अंदर हमारे जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, उसने वर्ल्ड लेवल को, या फिर यूएस फेडरेशन के बैंक ने जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट से उन्होंने कैसे अपना रोल इसके अंदर प्ले किया हमारी इकोनॉमी के अंदर 2022 और 2023 के अंदर। प्राइस और इन्फ्लेशन का भी आपको पता है। प्राइस और इन्फ्लेशन में हम WPI, CPI, इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल, ये सारा पढ़ने वाले हैं। तो इससे लगभग हमारा इकोनॉमिक्स का सारा बैकलिंक ही कवर हो जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट है, बिग टेंट है, क्लाइमेट चेंज से इन्वायरमेंट किस तरह से इम्पैक्ट हुई है, हमारी इकोनॉमी किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करती है। COP27 का जो अभी समिट हुआ था वो कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड करता है। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, इसके अंदर हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। MSP हम पढ़ने वाले हैं, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है। इंडस्ट्री स्टडी रिकवरी जो होती है, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि लोहा है, इस्पात है, टाटा है, स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, जितनी भी सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपनी रिकवरी कैसे कर रही हैं आफ्टर चैलेंजेस के बाद में। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारे के सारे बेसिक चैप्टर के आने, क्योंकि देखो, किसी भी चीज़
के सॉल्यूशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम फर्स्ट चैप्टर में ही हमें मेंशन किया है कि हमारी इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। हम वो चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे तभी तो हमारे जो सारे सेक्टर हैं हम उनका एक बेसिक लिख पाएंगे कि इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। सो एक्सटर्नल सेक्टर है, वॉचफुल है और होपफुल है, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और पोटेंशियल ग्रोथ है। तो देखो सारा का सारा इकोनॉमिक्स जो सर्वे है वो 12 चैप्टर के अंदर कंप्लीट होने वाला है, और फर्स्ट चैप्टर है वो एज वेल एज इंपॉर्टेंट होने वाला है बाकी के सारे 11 चैप्टर्स के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर फर्स्ट है और हम शुरू करते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर फर्स्ट को। स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक्स 2022 और 2023 रिकवरी कंप्लीट, यानी कि क्या क्या हमारे सामने रिकवरी के चांसेस हैं, कौन कौन सी हमारे सामने प्रॉब्लम्स इस ईयर हमने फेस की हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक्स सर्वे के अंदर बैरियर थे, जो हमारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ के रास्ते में एक बैरियर का काम कर रहे थे। तो देखो चैप्टर के पूरे चैप्टर में पूरे वर्ल्ड लेवल पे यानी कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या क्या इश्यूज़ हमारे सामने राइज हुए हैं और हमें उसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो इसके अंदर जितने, और हाँ पहले आपको बता दूं जितने मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं ये मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। तो देखो जो भी मैंने ये स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए हैं ये बेसिकली एक फैक्ट है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स में बैरियर हो रहे हैं, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जो भी की पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बताता जाऊँगा, उनको आपको गूगल से सर्च करना है और उनके नोट्स अपने नोट्सों में उनको मैंशन करना है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली प्रीलिम्स के फैक्ट बनते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022 एंड 2023 रिकवरी कंप्लीट। इसके अंदर देखो बताया क्या गया है कि इस पैराग्राफ, टोटल मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हमारी इकोनॉमिक्स, हमारा ये जो दशक शुरू हुआ था, हमारी जो अभी 2010 से लेकर 2020 की जो जर्नी शुरू हुई थी, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे मतलब चेंजेस देखे हैं, खास करके 2020 के अंदर से। तो जो सबसे पहले जब हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी ग्रोथ के ऊपर चल रही थी, हम एक ग्लोबल पावर बनने की ओर थे, तो तभी 2020 के अंदर WHO है वो अनाउंस करते हैं एक पेंडेमिक, जिसे हम कोविड-19, हम सब ने लॉकडाउन का असर देखा है। तो लॉकडाउन लगा कोविड पेंडेमिक की वजह से, और उसके बाद में जैसे ही हम कोविड पेंडेमिक को रिजॉल्व करके हम उसके 2 साल के बाद में हम फिर से ग्रोथ की पटरी पर आए, तो हमने देखा कि फरवरी 2022 से 2022 से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी चल ही रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में यूएस फेडरेशन ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसके बाद हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक पे उसके इम्पैक्ट देखना हमें स्टार्ट हो गए। तो इसमें बेसिकली बताया यही गया है। जैसे कि देखो कोविड पेंडेमिक आता है, तो हम इकोनॉमिक्स की एक अच्छी रफ्तार पे थे, जिसकी वजह से कोविड पेंडेमिक आता है, और कोविड पेंडेमिक की वजह से देश में लॉकडाउन लग जाता है। अब देश में जब लॉकडाउन लगेगा तो ओबियसली जो भी इंसान हैं, जो भी सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, वो सिटीजन्स एक्सपेंडिचर को अपना बहुत ही कम कर देंगे, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी एकदम से। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम, जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने वाले, पूरी की पूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को होल्ड ऑन कर दिया जाता है, यानी कि जितने भी कैपिटल इकोनॉमी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि कहीं सड़क बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, तो वो सारे के सारे लॉकडाउन के अंदर होल्ड ऑन हो गए थे, क्योंकि मज़दूर जो उन पर काम करने वाले ठेकेदार, इंजीनियर थे, और उन पे इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योगपति थे, सभी लॉकडाउन की चपेट में थे, कोविड पेंडेमिक की चपेट में थे। तो पहला रीज़न ये है। उसके बाद में लगभग हमने 2 बिलियन जो पेंडेमिक की दवाई थी उसको सर्कुलेट किया, पेंडेमिक वैक्सीन हमने सर्कुलेट की आफ्टर 2 ईयर्स के में, जब हम उसे रिजॉल्व कर रहे थे। तो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, नाटो और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से जो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है। और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ना सिर्फ एक बड़ी कंट्री है बल्कि इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस जैसे ही रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उसी के बीच में जो यूएस ने थे, यूएस के अंदर अचानक से इन्फ्लेशन की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। अब इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो यूएस ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया, जिसकी वजह से जो डॉलर था, यानी कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसके साथ हम सारी करेंसी को कंपेयर करते हैं और इंटरलिंक करते हैं, और जैसे ही वो इंटरलिंक होता है तो यूएस डॉलर बाकी करेंसीज़ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी करेंसीज़ की वैल्यूएशन कम हो जाती है और वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करता है। तो देखो कैसे करता है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में है। अब देखो कैसे करता है। जब यूएस फेडरेशन ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का मतलब होता है हम रेपो रेट को इंक्रीज़ करते हैं। रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की वजह से जो वहाँ पर लोन है वो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो जाती है। और देखो आरबीआई के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जब हम रेपो रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक पर नज़र नहीं आता है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो उसकी डायरेक्ट इनकम नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी लगभग स्टैटिक पोर्शन आपने कवर कर लिया, क्योंकि फरवरी आ गया है और मई के अंदर हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उस हिसाब से मैं आपको, देखो इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा और उनका एक आउटलुक आपको बता दूंगा, ठीक है, बाकी आपको खुद रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ लिया है। तो देखो जब यूएस फेडरेशन बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया तो ग्लोबल लेवल के ऊपर उसने कैसे इम्पैक्ट किया, क्योंकि यूएस जो बैंक है वहाँ का फेडरेशन बैंक है और उसके नीचे जितने भी आने वाले बैंक हैं तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं, तो यूएस फेडरेशन बैंक के नीचे आने वाले सारे बैंक डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, जबकि आरबीआई के नीचे जितने भी बैंक हमारे इंडिया में आते हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते हैं आरबीआई से। और इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, क्योंकि देखो जो आरबीआई है और आरबीआई के नीचे आने वाले जितने भी बैंक हैं, जैसे कि एसबीआई हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या फिर सेंट्रल बैंक हुआ, तो इनके अंदर अंतर क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्ट इनकम होती है वो लोन से होती है, यानी कि पब्लिक में लोन देते हैं और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट से इनकी अर्निंग का मेन सोर्स है। लेकिन जो यूएस है, अमेरिका है, वहाँ पर और वहाँ के बैंकों की डायरेक्ट कमाई लोन से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो ज़्यादातर अपनी मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में या फिर इंटरेस्टिंग यानी कि शॉर्ट मनी मार्केट में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और मनी के ऊपर अर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से लोन के अंदर या फिर सेविंग्स के अंदर वहाँ के जो लोग हैं वो बैंकों में अपना पैसा इतना रखते नहीं है। अब जब सेविंग के लिए वो अपना पैसा बैंकों में नहीं रखेंगे तो उसके लिहाज पर बैंक के पास जो लोन को है, लोन सर्कुलेट करने के लिए कैपिटल भी नहीं होगी, और जब लोन सर्कुलेट करने के लिए कैपिटल नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और उनकी अर्निंग का सोर्स भी नहीं होगा। तो इस वजह से जो वहाँ के जो बैंक है वो डायरेक्टली लोन लेते हैं किससे, यूएस के सेंट्रल बैंक यानी कि यूएस के फेडरेशन बैंक से, और उस लोन को ही आगे मार्केट में घुमा के यानी कि आगे मार्केट में उद्योगपति या फिर इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते हैं और अपनी इनकम का सोर्स करते हैं, जिसकी वजह से जब यूएस फेडरेशन अपनी मनी पॉलिसी को टाइट करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। जबकि आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता है तो उसका इम्पैक्ट दिखने में बहुत टाइम लग जाता है हमारे इंडिया के अंदर। किसके बेस पर, उनके नीचे आने वाले बैंकों की अर्निंग के बेस के ऊपर ये सब होता है। अब देखो जब यूएस फेडरेशन बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया तो उसका इम्पैक्ट दिखा और वहाँ के जो मार्केट में है वो डॉलर की जो सप्लाई है वो कम कर दी। अब जब डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो डॉलर की सप्लाई से इम्पैक्ट क्या होता है, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसके साथ सारी बाकी देशों की सभी करेंसियाँ इंटरलिंक्ड है। इसी वजह से जब डॉलर की सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके जो प्राइस हैं वो हाई जाएंगे।
मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, जो उसके प्राइस हैं वो हाई जाएंगे, जिसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं और उनकी करेंसी हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी और उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स और बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो करंट अकाउंट है, उन करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बेसिकली कम होता है उनके कैपिटल अकाउंट से। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जब आपकी कंट्री में बाहर से पैसा आ रहा हो, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो तो हुआ, या फिर किसी ने बाहर से पैसा हमारी कंपनियों में निवेश किया, तो वो कैपिटल मार्केट में आता है। जब कैपिटल मार्केट हाई होता है तो जो करंट अकाउंट में जो डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट में जैसे कि हमने सैलरी, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, गवर्नमेंट ने कुछ परचेज़ कर लिया, क्रूड ऑयल मंगवा लिया, या फिर गोल्ड कंज्यूम कर लिया, या फिर इंपोर्ट कर लिया, कंज्यूम नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ये करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से कम होता है तो कैपिटल अकाउंट का जितना भी सरप्लस होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर कर लेता है जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो प्लस में होती है, सरप्लस में होती है। लेकिन अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कि कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से भी अगर वो कवर ना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं और उस करंट अकाउंट के डेफिसिट को कवर करना पड़ता है, ताकि उनकी करेंसी और उनकी देश की वैल्यू और उनकी बॉन्ड यील्ड, वहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड यील्ड कवर रहे, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जब डॉलर एक इम्पोर्टेंट करेंसी, यानी कि एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंटरलिंक करेंसी है, जब डॉलर की सप्लाई कम होगी तो कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर यूएस फेडरेशन बैंक ने जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया तो ऑब्वियसली वो डॉलर के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को उसने हाई किया तो उसकी रिवर्स जो रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट हाई होगी और रेपो रेट हाई होगी तो रिवर्स रेपो रेट को भी रेपो रेट के बेस के ऊपर ही निकाला जाता है। तो वहाँ से यानी कि अब क्या कर रहा है, यूएस फेडरेशन बैंक अपने बैंकों से, अपने नागरिकों से पैसा मांग रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब जो भी यूएस के सिटीजन हैं या फिर जो भी यूएस की इंडस्ट्री है, वहाँ के बिजनेसमैन हैं, तो वो बाकी अदर कंट्री में जहाँ पर भी उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से पैसा निकालेंगे और वो पैसा यूएस फेडरेशन बैंक को हाई इंटरेस्ट के ऊपर देंगे। देखो, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, अब एक जो कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या चाइना है, वहाँ की जो ग्रोथ है वो 7%, 8%, 10%, यानी कि अगर मैं वहाँ 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो मुझे हर साल 10% का इंटरेस्ट चार्जेस करेंगे। लेकिन तभी मुझे मेरे ही घर में, मान लो मेरे फादर मुझे ये कहे कि अगर तू मुझे 100 रुपये देगा तो मैं तुझे 20 रुपये इंटरेस्ट पे करूँगा पर ईयर, तो मैं बाहर कंट्री से जाकर, यानी कि चाइना से वो 100 रुपये वापस लेके अपने फादर को दूंगा क्योंकि मुझे हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे ही यूएस फेडरेशन बैंक जब अपने नागरिकों से पैसा डॉलर मांग रहा है हाई इंटरेस्ट पे, तो उन्होंने जहाँ पर भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से निकाल के यूएस फेडरेशन में डिपॉजिट कर दिया, जिसकी वजह से जो भी डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऐसी जो पाकिस्तान तो अभी बैंकरप्सी पे जा रहा है, तो ऐसी जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पर एफडीआई कम हो जाएगा। एफडीआई कम होने की वजह से वहाँ का जो कैपिटल मार्केट है या फिर कैपिटल मार्केट है वो कम हो जाएगा, उसका सरप्लस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर नहीं कर पाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर लोन फैसिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से उस गवर्नमेंट की बेसिकली जो ग्रोइंग है, जो फास्टर ग्रोइंग है, वहाँ का डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब इसी सारे रबड़ी के चलते हुए जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब इस्टेब्लिश हुआ था इसका स्टैटिक पोर्शन आप कवर करते रहिएगा। आईएमएफ है, उसने जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजरमेंट किया था इंडिया का 7 पॉइंट, तो 7.0 से घटा करके 6.5 कर दिया। अब 1 अक्टूबर के अंदर उसने 6.5 से घटाकर भी उन्होंने और कम कर दिया था। उसकी वजह आगे है चाइना की मंदी,
चाइना में डिप्रेशन की जो हालात आ रखे हैं, यानी कि वहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी, तो वो उसके पीछे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। देखो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको दो चीज़ें लिंक करनी है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ठीक है, ये आपको स्टैटिक पोर्शन से कवर कर लेना है, BOP। उसके अलावा जो इंडिया की फास्ट रेट है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आपको कवर कर लेनी है। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट, सॉरी मैंने बजट को कवर कर दिया। आपको मॉनेटरी पॉलिसी को कवर कर लेना है हमारी RBI की थ्रू आउट, यानी कि इसमें रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर वो बताया गया है कि जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये यहाँ पे लोन मार्केट आता है, ठीक है। 2 बिलियन से ज़्यादा हमने वैक्सीनेशन किया है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया है। और वैक्सीनेशन के बाद में सॉरी वैक्सीनेशन के बाद में हमने लोगों को फिर से हमने अपना जो लॉकडाउन है वो ओपन कर दिया, ताकि लोग एक्सपेंड करें, चीज़ों को परचेज़ करें, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी, ठीक है। अभी इसके अंदर आया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, यानी कि मैंने बताया था आपको कि बजट के 2 सेशन होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट। और अभी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब हम किसी देश में से डॉलर खरीद रहे हों, ठीक है, या फिर अपना रुपया बेच रहे हों, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हों, या फिर डॉलर सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हो, यानी कि दूसरे देश में हमने फंडिंग की हो, या फिर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो और वहाँ से हमें डिवेंचर या फिर इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास पैसा है, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर और क्या होता है? जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और हमने एक ब्रिज बना दिया। अब वो ब्रिज तो हमें 100 करोड़ नहीं देने वाला, लेकिन उस ब्रिज के थ्रू हमें 100 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग होगी। जैसे कि वो ब्रिज फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि सप्लाई चेन को अच्छा करेगा, तो उसके थ्रू आउट हमें 100 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रिज हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ठीक है, कहीं पर हाईवेज़ बन रहे हैं, तो ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, ठीक है। या फिर हमने कहीं पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर हमने किसी देश को कर्जा दे दिया, ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो अभी उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, इसके अंदर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 63.4% से इंक्रीज़ हुआ है 8 महीने के अंदर, ठीक है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जनवरी और मार्च क्वार्टर के अंदर करंट ट्रेड को फुलफ़िल करने वाले हैं, यानी कि हमारा जो बजट है उसके अंदर ये और भी ज़्यादा हाई पीक यानी कि हाई शो हमें करेगा, ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। अब क्यों बढ़ने वाला है? देखो, गवर्नमेंट की ना एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, यानी कि इसके थ्रू आउट क्या होता है इस स्कीम के अंदर, कि मान लो किसी के पास इमरजेंसी में भी पैसा नहीं है और कुछ दिनों में या फिर 1 से या 2 सालों में किसी को अपना, जैसे कि अडानी ग्रुप है, जस्ट सपोज अडानी ग्रुप को अपना बिजनेस या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है। अब वो फंडिंग करने के लिए उसके पास अभी पैसा नहीं है और हमारे देश में चल रहा था 2020-21 के अंदर लॉकडाउन, तो ऐसे के अंदर वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट से लोन लेगा, ठीक है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग से ही हमारा जो GDP है वो आगे चलेगा, लेकिन हमारा हाथ से जो गवर्नमेंट के पास से जो पैसा था वो तो एक बार गया ना, तो उसके पास तो इंटरेस्ट आएगा। यानी कि जितना भी उन्होंने अपने उद्योगपतियों को या फिर श्रीलंका को, नेपाल को क्रेडिट लिमिट दी है, यानी कि भैया इतना तुम सामान हमसे परचेज कर लो, 500 करोड़ तक का सामान परचेज कर लो, 1000 करोड़ तक का सामान परचेज कर लो, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट लिंक्ड, यानी कि एक हद तक आप किसी को कर्जा दे रहे हो उसके ऊपर। तो हमने अपने देश के अंदर बहुत से उद्योगपतियों को कर्जा दिया ताकि वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे या फिर अपने बिजनेस को मेंटेन करे, जिससे कि हमारी GDP कंटिन्यूस बनी रहे। MSME जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि MSME क्या होते हैं, माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे उद्योग धंधे होते हैं, दुकान या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। तो अगर कोविड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर अगर MSME प्रोजेक्ट्स या फिर MSME जो स्टार्टअप है, अगर वो डूब जाते
या फिर अगर वो फंडिंग की वजह से डूब जाते तो कहीं ना कहीं जो देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें एमएसएमई के सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा कोविड के अंदर, और उसी इन्वेस्टमेंट के चलते हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो गया 63.4%। यानी कि ओवरऑल हमने बात ये की है कि जो एमएसएमई सेक्टर है और जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है, इसके अंदर हमने इतना एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। एमएसएमई के अंदर हमने जनवरी से नवंबर तक 30.6% का एक्सपेंडिचर हमने किया है, इन्वेस्टमेंट हमने किया है। अब देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर शेयर मार्केट के अंदर जो बॉन्ड है, यानी कि मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जितनी भी बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्ड लगातार बिकते जा रहे थे कोविड के अंदर। जैसे ही यूएस फेडरेशन ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया कोविड के बाद में, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने अलग अलग देश हैं उनके बॉन्ड्स के किया, उनके बॉन्ड गिरते जा रहे थे और उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही थी। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या होती है और ये बॉन्ड यील्ड कैसे वर्क करती है? देखो मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास मैंने 100 रुपये है मेरे पास, ठीक है, और मैंने उस 100 रुपये से एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ की। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपके जब ये 100 रुपये मैच्योर हो जाएंगे तो उस मैच्योर के बाद में हम आपको इसके ऊपर ये 100 रुपये आपको लौटा देंगे। यानी कि आप हमसे जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये कितने में ख़रीदो, ये 90 रुपये में ख़रीद लो, ठीक है। यानी कि मैं 90 रुपये में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीद लूँगा, लेकिन आफ्टर अ टाइम, यानी कि इसका जब मैच्योरिटी पीरियड होगा, कि मान लो इसका 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 10 ईयर्स का, तो मैं इसे 90 रुपये में ख़रीद लूँगा और 10 साल के बाद में मैं इसे 100 रुपये में बेच दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये पावर है कि अगर मैं चाहूँ तो इसे किसी दूसरे को भी बेच सकता हूँ। मान लो अभी मुझे ये 10% का क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। मैंने 90 में ख़रीदा, 100 में बेचा, 10% का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन मान लो मैं किसी और को बेचूँ, देखो 10 साल के बाद में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो 100 रुपये की ही बिकनी है, ठीक है। मैंने 90 रुपये में ख़रीदी, अब मैंने किसी दूसरे को बेचा, उसने बोला कि नहीं भैया मैं 80 रुपये, यानी कि जो बॉन्ड होता है वो आपका पर, यानी कि जैसे ही एक से आपने पहली बार उसे ख़रीदा तो आपको 90 रुपये में, फिर अगर आप उसे दूसरे किसी को बेच रहे हो तो वो उसका सेकंड होल्डर होगा, तो सेकंड होल्डर जो होता है वो आपसे कम रेट पर उसे परचेज़ करेगा 80 रुपये पर, ठीक है। तो मैंने किसी को 80 रुपये पे बेच दिया, फिर इसने किसी को बेचा 70 रुपये पे, और फिर इसने किसी को बेचा 60 रुपये पे। अब देखो इस पे तो 100 रुपये 10 साल के बाद में मिलने हैं, तो एक तो मैंने 90 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 100 रुपये मिला, यानी कि मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और इसको 30 का और इसको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट होता है यही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है आफ्टर 10 ईयर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे ये जो बॉन्ड होल्डर है, यानी कि मैं इसका फर्स्ट बॉन्ड होल्डर था, ये इसका सेकंड बॉन्ड होल्डर है, ये इसका थर्ड बॉन्ड होल्डर है, ये इसका फोर्थ बॉन्ड होल्डर है, जैसे जैसे ये बॉन्ड बिकता जाएगा आगे आगे आगे, इसका बॉन्ड यील्ड उतना बढ़ता जाएगा। अब क्यों बढ़ता जाता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से फ़र्क क्या पड़ता है? देखो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है मेरे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैंने उसे दूसरे को बेच दिया। अब मैंने क्यों बेच दिया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड रखा तो कहीं ना कहीं ये मुझे नुकसान देगी, ठीक है, मुझे लॉस हो सकता है। यानी कि मैंने 90 रुपये में जहाँ पे 100 रुपये मुझे मिलने थे, हो सकता है मुझे इस पे लॉस हो, तो मैंने सोचा कि 10 रुपये का लॉस खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैंने मान लो इंडिया की करेंसी को होल्ड किया 100 रुपये में, 90 रुपये मैंने दिए, 100 रुपये की ये करेंसी है, इंडिया की है, लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है या फिर उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो भी कम हो जाएगी, इन केस जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो इसकी ग्रोथ मान लो 85 पे आ गई, मैंने 90 में ख़रीदा, अब ये 85 में बिकेगा तो मुझे लॉस होगा 5 रुपये का, है ना। तो मैंने इस लॉस से बचने के लिए क्या किया, इस सिक्योरिटी को पहले ही किसी को बेच दिया 80 रुपये में, ठीक है, और मैं यहाँ से आउट हो गया, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मैं फ्री हो गया, मेरा जो पैसा था वो मैंने फिर से रिकवर कर लिया।
अब जैसे जैसे ये होल्डर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी यील्ड बढ़ती जा रही है। यील्ड मतलब यानी कि आपकी कंट्री की ग्रोथ पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। सिंपल वर्ड में कहूँ, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है या फिर आपकी जो देश की सिक्योरिटी है, आपकी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप एक जंग बोर्ड हो। जंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर ट्रस्ट ना हो। जैसे कि पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई खरीदेगा? पाकिस्तान को कोई लोन देगा? क्योंकि सबको पता है कि ये डिफ़ॉल्ट मारेगा, ये बैंक करप्ट की सिचुएशन पर पहुंच गया है। श्रीलंका को कोई लोन देगा? क्योंकि सबको पता है ये बैंक करप्शन पे है। समझ रहे हो? अभी नेपाल को भी आईएमएफ ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था, ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ओके, तो क्यों क्यों डाल दिया था? क्योंकि सबको पता है ये बैंकरप्सी पे है। यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है आप बैंकरप्सी की तरफ जाते जा रहे हो। और कैपिटल जो करंट अकाउंट डेफिशिएंट है ये आपकी बॉन्ड यील्ड को बढ़ाता है। ठीक है, तो जब यूएस फेडरेशन ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया तो इसने आपकी बॉन्ड यील्ड को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपकी करेंसी है जो वो वीक हो गई कंपेयर टू डॉलर। अब देखो इसके अंदर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे और भी चल सकती है और अच्छी परफॉर्म कर सकती है। अब क्यों परफॉर्म कर सकती है वो ये, जैसे कि जो इमरजेंसी लिंक्ड गारंटी स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है, इसका डेप्थ यानी कि ये कर्जा जैसे हम अच्छी जगह पे कर्जा दे रहे हो, ऐसी कंट्री को कर्ज दें जो वापस लौटा सकती है तो उसके ऊपर हमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। जीएसटी यानी कि हम अपनी यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें उस पर जीएसटी लगे तो हमें यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक जीएसटी भी मिलेगा, प्लस में हम एक्सपोर्ट करेंगे। मनरेगा, पीएम किसान, ऐसी जो कंडीशन है इन्होंने हमें बैंक करप्शन की सिचुएशन से बचाया। तो इन स्कीम्स को आपको देखना है गूगल से, स्टैटिक पोर्शन में अपने नोट्स में ऐड करना है। उसके अलावा देखो करंट अकाउंट जो बैलेंस है इनको मेंटेन करना होगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ये एक वजह से हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड। मान लो मैं 10 चीज़ों का प्रोडक्शन करता हूँ, किन्हीं भी 10 चीज़ों के गुड एंड सर्विसेज को मैं प्रोडक्शन करता हूँ, लेकिन उन 10 में से 9 चीज़ों की ज़रूरत मेरे घर में ही कंज्यूम हो जाती है, यानी उन 9 चीज़ों को मेरे घर में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली मैं कितनी चीज़ों को मार्केट में बेच पाऊँगा? सिर्फ एक चीज़ को। यानी कि अगर देश के अंदर डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो उसका प्रोडक्शन कितना भी हाई क्यों ना हो, हमें उससे प्रॉफिट कितना होगा? बहुत ही कम। ठीक है, दूसरी वजह होगी कि बहुत ही जल्दी हम किसी चीज़ को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम होगी। जैसे कि चाइना, जहाँ पर एक बैटरी 100 रुपये की आती है, चाइना वाले 90 में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उनकी जो ज़रूरत है डोमेस्टिक, उनकी जो डिमांड है वो 100 बैटरीज़ की है, वो 1000 बनाएंगे। अब वो जब वो 1000 बिकती नहीं है तो उनको क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को कम करके उन्हें बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ट्रेड मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसी की वजह से चाइना की चीज़ है चले तो चांद तक वरना शाम तक, सुना ही होगा ये तो। उसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक बूस्ट दे सकती हैं हमारी इकोनॉमी को, जैसे कि पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स स्कीम। अच्छा, ये जो सारी की सारी स्कीम है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं। इनको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के अंदर नए नए स्टार्टअप्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तो उन स्टार्टअप से हमारी इकोनॉमिक्स को एक लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखो चैलेंजेस क्या है हमारी इकोनॉमिक्स के सामने। अभी ये बोल रहा है कि जो 90s का दशक था, 1900 से लेकर 2000 तक, उसकी जो एक शुरुआत है वो एक इकोनॉमिक चैलेंजेस से हुई। उसकी शुरुआत जैसे कि शुरू में स्पेनिश फ्लू आ गया और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। स्पेन के अंदर एक फ्लू फैल गया, यानी कि बीमारी फैली और वहाँ पर मंदी का माहौल आ गया। उसके बाद में बैक टू बैक वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में ईस्टर्न एशिया क्राइसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसी के बीच में जो जैसे जैसे आगे चलते गए हम, ठीक है, वहाँ पर टेम्पर टेम्परिंग हो गई। उसके बाद में जब 2000 के दशक में आए हम, 1990 2000 तक के दशक में जब हम चल रहे थे
तो वहाँ पर जितने भी सुपर पावर थे, जैसे कि अमेरिका, चाइना हो गया, जैसे कि यूरोप हो गया, रशिया हो गया, इनके अंदर ट्रेड वॉर चल गई। ट्रेड वॉर का मतलब होता है कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, किसके पास कितना पैसा है ना, वो देखने के लिए अभी किस किसके बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जैसे कि चाइना और अमेरिका। भैया कौन सुपर पावर है, कौन सुपर पावर है, यानी कि एक सुपर पावर की रेस लग गई हमारी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक्स में बूम देखने को मिला। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी में बूम देखने को मिला। और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए इंसेंटिव्स हैं, वो चलाए गए टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो जो 1900 से लेकर 2000 का जो दशक था, और 2020 और 2021-22, ये अभी तक जितने भी दशक आए हैं, उनमें हर एक दशक में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, इकोनॉमिक्स डिमांड और एक एग्रेशन देखने को मिला है अपनी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में चैलेंजेस क्या था, एक तो कोविड पेंडेमिक। जैसे ही कोविड पेंडेमिक अनाउंस हुई, WHO ने 2020 के अंदर कोविड पेंडेमिक को अनाउंस किया, तो लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुए वो मैं पहले ही पैराग्राफ में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी एक आउटलुक दे देता हूँ कि कोविड पेंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा, अभी भी चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोविड पेंडेमिक में जब भी लॉकडाउन लगा, तो कोविड पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सारी की सारी चीज़ें बंद पड़ गई एकदम से। पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, होल्ड ऑन पे हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स एक स्लो बैकफुट के ऊपर आ गई। ठीक है। उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, रशिया और यूक्रेन दोनों ही एक मेजर कंट्री हैं एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक्स ट्रेड के मामले में। जैसे कि अभी इजिप्ट हमारे 26 जनवरी के ऊपर हमारे यहाँ पर जो गेस्ट बन के आए थे इजिप्ट, वो इजिप्ट की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी इजिप्ट के अंदर प्रॉब्लम यही चल रही है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है, तब से इजिप्ट की इकोनॉमिक्स से डगमगाई हुई है, और अभी वो भारत की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि इजिप्ट अफ्रीकाई कंट्री है, और रशिया और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के मेजर एक्सपोर्टर थे। एज वेल एज इजिप्ट के अंदर रशिया और यूक्रेन से टूरिज़्म भी बहुत होता था, टूरिज़्म प्रमोट होता था, वहाँ से टूरिस्ट आते थे इजिप्ट के अंदर, धूप सेकते थे, मस्त मज़े लेते थे, खर्चा पानी करते थे, होटल वोटल में रहते थे। लेकिन अभी जो वॉर की वजह से वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इजिप्ट की पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स करप्ट हो गई। अब अच्छा, टूरिज़्म से कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ की इकोनॉमिक्स डायरेक्ट इम्पैक्ट हुई है? तो देखो, भारत के ऊपर टूरिज़्म का अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि भारत इतना ज़्यादा टूरिज़्म इकोनॉमिक्स के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया उसने करना। और एज वेल उन्होंने टारगेट भी रखा है भारत ने 2030 का, कि हम एक 2 बिलियन तक की टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें। लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका और इजिप्ट ऐसी कंट्री हैं जिनकी जीडीपी का एक मेजर पोर्शन टूरिज़्म पर डिपेंड करता है, रशिया यूक्रेन के टूरिज़्म पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्योंकि ये दोनों मेजर रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। ट्रेड हो, वेपन हो, सुपर पावर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इसके अंदर रशिया यूक्रेन अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में जो तीसरा चैलेंजेस है वो ये है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो गई। जैसे कि यूएस फेडरेशन ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की, जिसकी वजह से यूएस मार्केट और शेयर मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन में सोवरेन बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज़ हो गई, और कंट्री की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के कंपेयर में कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है और वो जितना भी सामान इंपोर्ट करती हैं, वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। ठीक है। जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स बदहाल हो चुकी है और उनका फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उसके अलावा जैसे यूएस फेडरेशन ने अपनी मनी पॉलिसी को टाइट किया, तो उनके अंदर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे कि इंडिया है, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हुई और इंडिया में इन्फ्लेशन ने दस्तक मार दी, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने ने इंडिया ने भी अपनी रेपो रेट इंक्रीज़ की, अपने प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को डेप्थ देना शुरू किया, फाइनेंशिंग सिस्टम को शुरू किया। ठीक है। इसी की वजह से प्रोडक्टिव रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक स्पेस बन गया। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हमने स्लो डाउन कर दिया कि भैया हमारी डोमेस्टिक नीड्स को कंप्लीट करना, पहले फुलफ़िल करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया था, चावल का एक्सपोर्ट रोक दिया था। ठीक है।
चाइना से क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो हम गल्फ़ कंट्री से कम करने लगे। फिर जब रशिया ने डिस्काउंट ऑफ़र किया तब हमने वहाँ से परचेज करना शुरू किया। तो हमने क्रॉस बॉर्डर को प्रमोट नहीं किया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमने इतनी ज़्यादा नहीं की जब मॉनेटरी पॉलिसी उनकी टाइट थी। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी इकोनॉमिक्स में हमारे जो आरबीआई के पास जो डॉलर थे उन्होंने सेल करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका मिसमैच हो गया था। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिसमैच के कारण जब आरबीआई, देखो मैं समझाता हूँ, कैपिटल और करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाए और कैपिटल अकाउंट के पास उतना ज़्यादा सरप्लस नहीं हो तो आपका बॉन्ड यील्ड लगातार इंक्रीज़ होने लगता है। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी वीक होने लगती है। उसके अलावा डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी वीक होने का एक दूसरा फैक्टर ये होता है कि डॉलर की सप्लाई सामने कम हो। जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम होगी तब भी आपकी करेंसी डॉलर के सामने वीक हो जाएगी। तो अब या तो आप अपनी तिजोरी से ढेर सारा डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में डाल दो, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई और आपके रुपए की सप्लाई इक्वल हो जाए और आपकी जो बैलेंस है, आपके जो रुपए की वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हमारी आरबीआई ने किया भी था। अभी ये उन्होंने कितना 600 बिलियन डॉलर थे ना हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट 75 बिलियन डॉलर एक्सपेंड किए थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसके अलावा हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थे, क्रूड ऑयल मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके अंदर वही है। जब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रीस्टोरेज हो रहा था तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल ट्रेड था वो डिस्टर्ब हो गया और इन्फ्लेशन ने दस्तक ले ली। उसके अलावा क्रूड ऑयल का जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, क्योंकि रशिया ये इन्हीं सब चीज़ों का के ऊपर तो मतलब वर्ल्ड के अंदर राज करता है। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा रशिया के पास, नेचुरल गैस के अंदर टॉप रशिया, फर्टिलाइज़र के अंदर रशिया, वीट के अंदर रशिया और यूक्रेन एज वेल एज। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों और यही बेसिक नीड होती है किसी कंट्री की। तो जब बेसिक नीड ही आप कंप्लीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भूल जाओ। ये आपने चार्ट दे रखा है शार्प प्राइस कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी के अंदर, यानी कि ऑल कमोडिटी। देखो ये ग्राफ आप शो हो रहा होगा ये ब्लू लाइन से, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये कम्युनिटी यहाँ पर जाकर बूस्ट हो रही है, फिर ये सारे की सारी कम्युनिटी है। तो इसके अलावा देखते हैं हम, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक के अंदर क्या हुआ था, सेंट्रल बैंक के अंदर पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद में इसमें टेरिटोरियल रिलैक्सेशन नेसेसरी, यूएस फेडरेशन ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट होने लगा। अब जो यूएस फेडरेशन है, इन्होंने 1970 के दशक के बाद, यानी कि उन्होंने एक बार 1970 में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया था, उसके बाद में 420 बेसिस पॉइंट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिला। खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी हो गया तो हो गया। हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो धीरे धीरे कवर अप हो रही है। देखो इन्फ्लेशन और मॉनेटरी टाइटिंग लेड टू हेल्डिंग बॉन्ड यील्ड, मैं आपको बता चुका हूँ बॉन्ड यील्ड क्या होता है। ठीक है, पूरा का पूरा बॉन्ड यील्ड नीचे गिरने से क्या होता है और ऊपर जाने से क्या होता है। जब बॉन्ड की वैल्यू नीचे जाएगी तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, और जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी। करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। जो चीज़ 100 रुपये, $1 बराबर 60 रुपये और $1 बराबर 80 रुपये, यानी कि अगर आपको $1 ख़रीदना है तो पहले आपको 60 रुपये देने होते थे, अब आपको 80 रुपये देने होंगे। तो इन्फ्लेशन आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो डॉलर कितना परसेंट गिरा, 60.1%। उसके अलावा ये बॉन्ड यील्ड ग्राफ है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। चलो आगे चलते हैं। राइसिंग इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी टाइटिंग टू लेड ग्रोथ रेट्स एंड द ग्लोबल ट्रेड, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने की वजह से। ठीक है, ब्लैंक जैसे देखो, जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हुई उसके अलावा एक और इशू है, और वो इशू क्या है, चाइना।
जैसे कि चाइना के अंदर, चाइना भी एक होल्ड करता है एक मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो मैंने बताया अभी दो सबसे बड़ी ट्रेड और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वो है रशिया, सॉरी यूएस और चाइना। यूएस ने अपनी फेडरेशन को, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। इधर चाइना के अंदर ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए सारे सेक्टर बंद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वो हो नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से एक जो सप्लाई चैन है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। रशिया जो सबसे बड़ा है वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, वो वॉर कर रहा है। चाइना के अंदर कोविड फैला हुआ है। यूएस ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की कर दी, जिसकी वजह से सारा का सारा सप्लाई चैन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। चाइना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और एक्सपोर्ट ना करने की वजह से चीज़ों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखो, मान लो चाइना 4 बैटरी बनाता है, 100 बैटरी बनाता है, चलो मान लो चाइना 100 बैटरीज बनाता है और उन्हें एक्सपोर्ट करता है। एक बैटरी की वैल्यू 10 रुपये है। अब मान लो प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो 100 की जगह पे अगर 50 बैटरी बनना ही शुरू हो जाए तो उनकी ऑब्वियसली उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर एक बैटरी 10 रुपये की थी, अब वो वहाँ पर 15 रुपये की, 20 रुपये की हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन उन कंट्रीज़ में आएगा जो चाइना से एक मेजर ट्रेड पार्टनरशिप होल्ड करते हैं, लाइक दैट इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 1 पॉइंट और क्या है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हुई, चाइना ने प्रोडक्शन कट कर दिया ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते। अब इसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हो गया। कैपिटल अकाउंट में आपके पास इतना सरप्लस है नहीं कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को फुलफ़िल कर पाओ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब क्या करेगी, डेप्थ करेगी, यानी कर्जा लेगी, जिसकी वजह से आपके रुपए की वैल्यू तो गिरेगी, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कर्जा लिया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये दिया हुआ है। तो आप इनको बूस्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो इन्फ्लेशन टारगेट्स को इंक्रीज़ करो, यानी कि अपनी इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करो और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। अपने जो सेंट्रल बैंक है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा लूज़ करो। अपने जो इनिशियल सेक्टर हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर हैं, उनको बूस्ट करो। अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, जैसे ही आपका, हमारी कंट्रीज़ के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूँ तो जैसे ही हमारा कोविड का लॉकडाउन ओपन हो गया तो हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं अब वो बैक टू ऑन रनवे, यानी कि बैक टू फीट अप वापस आ रही है, यानी कि अपनी धीरे धीरे अपनी पुरानी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर अपनी कंट्री आने जा रही है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा बड़ा सेशन ये पूरा कवर कर पाऊँगा, वरना चैप्टर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब होती जा रही है, ठीक है। तो इसका हम पार्ट सेकंड कल करते हैं। तब तक आपको जो भी इसका स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया वो स्टैटिक पोर्शन आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि बीओपी हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से स्टैटिक पोर्शन है, लाइक दैट बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके इम्पैक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कवर अप करने हैं। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के अंदर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट और अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो अब अलग अलग फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री के भी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल एंड एंशिएंट, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स मेजर पोर्शन, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।